यदि आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आप हैं विद्यार्थियों, और इसके बाद रिसर्च की दुनिया में आगे जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं और अपने नाम के सामने डॉक्टर शब्द लिखवाना चाहते हैं, तो भाई विद्यार्थियों पीएचडी करने के सारे नियम आप लोगों को पता होने चाहिए। क्योंकि अगर नियमों की जानकारी अधूरी होती है या नहीं होती है तो फिर हमारी छोटी सी गलती से हमारी बड़ी सी डिग्री हमारे हाथ से निकल जाती है। पीएचडी करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, कितने समय में पीएचडी कर सकते हैं, क्या क्या अधिकार होते हैं, रिसर्च का टॉपिक कैसे चुनना चाहिए, कमेटी क्या क्या होती है रिसर्च को लेकर के, सारे नियम जो है वो आप लोगों को यूजीसी ने पहले से बना करके दिए हुए हैं। यूजीसी ने रेगुलेशन निकाला हुआ है और वर्तमान 2024 में किसी विद्यार्थी को पीएचडी करनी है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि उसे प्राप्त करनी है, तो इन रेगुलेशंस की विस्तार से जानकारी उसे प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और इस अच्छे काम के लिए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। प्रणाम, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, पहले तो रेगुलेशन शब्द को हम लोग समझ लेते हैं। रेगुलेशन क्या होता है? आप लोग अगर यूजीसी को देखते हैं, यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो विश्वविद्यालय हैं उनको कोई भी कोर्स चलाने के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए प्रोफेसर्स को सैलरी कौन देता है? ये यूजीसी देता है। तो यूजीसी जो है वो सैलरी देता है और नियम भी बनाता है कि भाई आप लोगों को कोई भी डिग्री चलानी है, कोई कोर्स बनाना है, क्या उसकी पैरामीटर्स होंगे या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी होगी, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या नियम होंगे। तो यूजीसी ना अलग अलग विषयों के रेगुलेशन बना करके डालता है, चाहे वो ड्यूअल डिग्री का रेगुलेशन हो, चाहे वो फैकल्टी रिक्रूटमेंट का हो, चाहे वो पीएचडी का हो। तो यूजीसी की वेबसाइट पर आप लोग अगर सर्च करेंगे यूजीसी रेगुलेशंस करके, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यूजीसी रेगुलेशंस सर्च करेंगे, सबसे ऊपर वेबसाइट आएगी और इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को सारे रेगुलेशन एक जगह मिल जाएंगे। और इनमें 9वें नंबर पर अगर आप लोग चलेंगे तो 9वें नंबर पर आप लोगों को दिखाई देगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशंस 2022। तो 2022 में रेगुलेशन बना था जो 2024 में भी विद्यार्थियों लागू होता है। रेगुलेशन रोज नहीं बदले जाते हैं, एक बार रेगुलेशन बना दिया जाता है, फिर उसमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं और लास्ट अमेंडमेंट होकर के जो फाइनल रूल हमारे सामने आया था वो 2022 आया था। 2024 में पीएचडी करनी है तो इसी रेगुलेशन के आधार पर आप लोग कर पाओगे। अब इसमें सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को हम लोग लेकर के चलेंगे, इन पर सारी बात करेंगे विद्यार्थियों। लेकिन उससे पहले 2024 में यूजीसी ने 27 मार्च को एक नोटिफिकेशन निकाल करके आप लोगों को बताया था कि ये नोटिफिकेशन क्या कह रहा था कि नेट जो होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, उसी को ही पीएचडी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट माना जाएगा। असल में क्या होता था, यूजीसी का जो ये रेगुलेशन है, ये जो नियम है, इसको आने से पहले पीएचडी में 2 तरह से प्रवेश होता था। या तो आप लोग यूजीसी नेट का एग्जाम दे लो, नेट क्वालिफाई हो जाए या फिर जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए तो आप लोग सीधा प्रवेश पा सकते थे। आप लोग सीधा जाकर के अपना एक साक्षात्कार दे सकते हैं विश्वविद्यालय में जाकर के, विश्वविद्यालय में फॉर्म निकले, नेट के आधार पर, जेआरएफ के आधार पर आपने आवेदन किया और सीधा इंटरव्यू में बैठे और जाकर के आपका पीएचडी में एडमिशन हो गया है। दूसरी व्यवस्था होती थी रेट की। रेट मैंने रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। तो क्या होता था, सारे विश्वविद्यालय अपना अपना रेट कराते थे। अब इतने सारे पेपर बनाना, और बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने ये भार भी जो है वो एनटीए के ऊपर डाल दिया था। अब एनटीए जो है वो जेएनयू की परीक्षा अलग कराता था, बीएचयू की अलग कराता था, डीयू की अलग कराता था, पंजाब यूनिवर्सिटी की अलग कराता था। तो ऐसे करके बहुत सारे विश्वविद्यालय ने नेट को, एनटीए को एक काम दे दिया था कि आप हमारा रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कराओ। एक ही सिलेबस, एक ही तरह का टेस्ट, लेकिन रोज कराना पड़ता था, मतलब हर विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग कराना पड़ता था। तो एनटीए के ऊपर भार बढ़ रहा था, विद्यार्थियों को परेशानी हो रही थी। तो यूजीसी ने ये कहा कि हम विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए, टू हेल्प द स्टूडेंट्स विद 1 नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन, कि हम बच्चों की सहायता करने के लिए एक नेशनल टेस्ट बना देते हैं जो कि यूजीसी नेट का एग्जाम बच्चा देता ही है, विद्यार्थी देता ही है। उसी यूजीसी नेट के एग्जाम को हम लोग पीएचडी के लिए भी
योग्य मान लेते हैं, अर्ह मान लेते हैं। और इसके आधार पर यूजीसी ने फिर 3 कैटेगरी बनाई। 2024 एकेडमिक सेशन से जून 2024 का जो यूजीसी नेट हुआ है वो एंट्रेंस टेस्ट के रूप में भी प्रयोग हो पाएगा, और उसमें 3 कैटेगरी बना दी। पहली 2 कैटेगरी तो पहले से थी ही, एक जेआरएफ की कैटेगरी थी, दूसरी कैटेगरी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की थी, और तीसरी कैटेगरी जो है वो एडमिशन टू पीएचडी ओनली करके इन्होंने तीसरी कैटेगरी बना दी है, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली। ठीक है, तो ये तीसरी कैटेगरी बनाई। तो आप लोगों का स्कोर इसमें जो भी आता था उसके आधार पर, जो भी स्कोर आप लोगों का अभी आया है, रिजल्ट आ गया है, उस स्कोर के आधार पर अब आप लोगों को कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है, सीधा किसी विश्वविद्यालय में अप्लाई करो और जाकर के आप लोग एडमिशन ले सकते हो पीएचडी में। लेकिन जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है उनके लिए कुछ विश्वविद्यालय अभी भी विद्यार्थियों वो अपना एंट्रेंस टेस्ट करा रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, लखनऊ विश्वविद्यालय अपना एंट्रेंस टेस्ट करा रहा है, और पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना एंट्रेंस टेस्ट करा लिया था, अभी पहले हो गया वो तो। और इसी तरह से भागलपुर विश्वविद्यालय अपना एंट्रेंस टेस्ट करा रहा है। बिहार के जो राजकीय विद्यालय हैं, राजकीय विश्वविद्यालय हैं, वो सारे के सारे एंट्रेंस टेस्ट कराएंगे, क्योंकि राज्यपाल ने वहां बिहार में ये कह दिया है कि सब अपना एंट्रेंस टेस्ट कराएंगे, और 50% सीट्स जो है वो एंट्रेंस टेस्ट से भरी जाएंगी, 50% सीट जो है वो भरी जाएंगी नेट के आधार पर। तो दोनों को अवसर मिल रहा है वहां पर। तो आप लोगों को जहां भी प्रवेश लेना है वो एंट्रेंस टेस्ट कहां हो रहा है कहां नहीं हो रहा है, ये नोटिफिकेशन में आप लोगों को देख करके मिल जाएगा। खैर, ये तो बात हो गई कि प्रवेश लेने के लिए माध्यम क्या है। तो यूजीसी नेट का एग्जाम भी है, और कुछ विश्वविद्यालय में बिना यूजीसी नेट के आधार पर आप लोग सीधा एंट्रेंस टेस्ट दे करके, बिना एंट्रेंस टेस्ट दिए तो पीएचडी में प्रवेश होगा नहीं। तो ये एक आप लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई है 2024 से। बड़ा कंफ्यूजन है विद्यार्थियों को, इसलिए इसको क्लैरिफाई किया मैंने। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है पर आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, इसलिए ध्यान से देखिएगा विद्यार्थियों। अब मैं चलता हूं रेगुलेशन को लेकर के। रेगुलेशन में जो बातें कही गई हैं, पहले तो एलिजिबिलिटी को लेकर के, ये रेगुलेशन 2022 है और इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी को लेकर के बात की गई है विद्यार्थियों। ध्यान ये रखना, रेगुलेशन में जो एलिजिबिलिटी दी गई है उसमें कहा गया है कि एलिजिबिलिटी ना सक्सेसफुली कंप्लीटेड होनी चाहिए। मतलब आप लोगों को जो पहली एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी क्या है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स आप लोगों के हो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीटेड हो। वो भी कौन से वाला, जो 4 वर्ष का कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और उसके बाद आप लोग 1 वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसको कंप्लीट किया हो तो भी आप आवेदन कर सकते हो। या फिर आप लोग जो है मास्टर डिग्री आप लोगों की है 3 वर्ष के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बाद, 3 वर्ष का जो है आप लोगों ने 4 सेमेस्टर वाला मास्टर डिग्री कर रहे हो तो वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। यहां अपीयरिंग वालों के लिए नियम नहीं दिया है। हालांकि विश्वविद्यालय जो है वो आप लोगों को छूट दे रहे हैं, सभी विश्वविद्यालय कर रहे हैं कि जो 4th सेम में है उनको वो छूट दे करके कह रहे हैं कि आप लोग फॉर्म भर दीजिए, और जब तक ये सब प्रक्रिया होती रहेगी तब तक आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो ही जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे जो है वो अपीयरिंग लोग भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अपीयरिंग लोगों की चर्चा नहीं की गई है। यहाँ तो यही कहा गया कि आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, 55% अंकों के साथ कंप्लीट होना चाहिए, तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। और दूसरी बड़ी बात जो है वो जो नया नियम 2022 में आया था वो ये आया था कि जिस व्यक्ति ने 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया है, सामान्य रूप से जो 3 वर्ष का ग्रेजुएशन कोर्स होता है, कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो 4 वर्ष के इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं। अगर 4 वर्ष का आप लोगों ने कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया है जिसमें 8 सेमेस्टर हैं, 4 वर्ष हैं, तो वो लोग भी सीधा पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए थोड़े से नियम बढ़ाए गए हैं। जैसे कि आप लोगों को वहां तो 55% कहा था, यहाँ 7.5 सीजीपीए कहा है, या फिर 75% आप लोगों के जो है वो ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तब जाकर के आवेदन कर पाएंगे। तो एक तो पोस्ट ग्रेजुएट जो कंप्लीट कर चुके हैं वो भी आवेदन कर पाएंगे, 4 वर्ष का अंडर ग्रेजुएट कोर्स जिनका होगा 75% के साथ वो भी आवेदन कर पाएंगे। ये वाली बात हुई है। इसके बाद आप लोगों को जिन लोगों ने एमफिल कर रखा है पहले से, 55% मार्क्स उनके हैं, वो भी आवेदन कर पाएंगे। या फिर अगर आप लोग जो है एमफिल में एडमिशन ले लिया है, कोर्स वर्क कर लिया है, तो भी आप लोग एडमिशन ले पाएंगे पीएचडी में। एडमिशन के लिए तो एलिजिबिलिटी ये हो गई है कि भाई आप लोगों के पास 55% अंक होने चाहिए। लेकिन जो एससी एसटी ओबीसी जो लोग हैं उनका मतलब रिजर्व्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन रखा गया है। 55 नहीं है तो 50% है तो भी आप लोग एडमिशन ले पाएंगे। अपने राज्य का देख लीजिएगा, जिनके पास सेंट्रल सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कहीं भी जाकर के 55% की बजाय 50% होने पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये तो बात हो गई है।
और दूसरी बात आप लोगों के लिए कही गई है कि फिर पीएचडी जब आप लोग एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन होने के बाद कितना ड्यूरेशन होगा पीएचडी का, तो बता रहे हैं कि जो मिनिमम ड्यूरेशन पीएचडी का होगा आप लोगों का 2 वर्ष होगा। मतलब कम से कम 2 वर्ष, 2 वर्ष से पहले आप पीएचडी पूरी नहीं कर सकते अपनी। उसमें कोर्स वर्क अलग होगा। क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, कुछ विद्यार्थियों को नहीं पता होगा। जब आप पीएचडी में प्रवेश ले लेते हैं, पहले आप लोग अपना इंटरव्यू की पूरी प्रक्रिया होकर के जब आपका नाम आ जाता है, नाम आने के बाद फिर आप लोगों का कोर्स वर्क कराया जाता है। पीएचडी कैसे करनी है, रिसर्च कैसे करनी है, रिसर्च मेथोडोलॉजीज क्या होती है, वो सब बताने के लिए कोर्स वर्क कराया जाता है। 6 महीने का ड्यूरेशन होता है। हर विश्वविद्यालय अपने अपने हिसाब से इस ड्यूरेशन को सेट करता है। तो उस ड्यूरेशन में आपके 2 पेपर होते हैं या 4 पेपर होते हैं, सब अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं विश्वविद्यालय इसको। लेकिन उसमें 12 क्रेडिट होते हैं, 12 से 16 क्रेडिट उसके रखे जाते हैं। उनमें से आप लोग 4 या 5 क्रेडिट अगर आपके आ जाते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। कोर्स वर्क करने के बाद फिर आप लोगों का डीआरसी होता है, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी बैठती है आप लोगों की, और उसके सामने 2 एक्सपर्ट बाहर से आते हैं, फिर अपना एक टॉपिक डिसाइड करते हैं। वो टॉपिक डिसाइड करने के बाद फिर आप पीएचडी करने लगते हैं। तो जिस दिन आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, डीआरसी जिस दिन आप लोगों की, आरडीसी, डीआरसी नहीं आरडीसी, रिसर्च डिपार्टमेंटल कमेटी, रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी जो है, ये आरडीसी जो होती है, आरडीसी जिस दिन से हो जाती है कोर्स वर्क के बाद, उस दिन से 2 वर्ष के अंदर अंदर आप लोग जो है अपना ये कंप्लीट कर सकते हो, उससे पहले नहीं। और अधिकतम ड्यूरेशन जो होगा वो 6 वर्ष का होगा। यहां ये बात जरूर है कि अगर कोई किसी का कार्य ऐसा है, रिसर्च वर्क ऐसा है, उसे और एक्स्ट्रा ड्यूरेशन की आवश्यकता है तो वाइस चांसलर उसको 1 साल बढ़ा सकते हैं। और जो महिलाएं हैं उनके लिए कहा गया है कि अगर कोई महिला ऐसी है, महिलाओं के लिए और जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए, वो चाहे तो अपने 2 वर्ष का एक्सटेंशन और ले सकते हैं किसी वैलिड रीजन पर। और इसके अतिरिक्त मतलब 6 और 2 8 मैक्सिमम ड्यूरेशन बता रहा हूं पीएचडी का आप लोगों के पास। महिलाएं जो हैं वो मैटरनिटी लीव भी ले सकती हैं, चाइल्ड केयर लीव ले सकती हैं एक बार, है ना। पूरे ड्यूरेशन में आप एक बार 240 दिन की मैटरनिटी लीव या फिर चाइल्ड केयर लीव भी ले सकती हैं पूरी पीएचडी करते टाइम। तो ये तो आप लोगों का पीएचडी का ड्यूरेशन हो गया विद्यार्थियों। इसके आगे आप लोगों को बता रहे हैं कि एडमिशन का प्रोसीजर मैंने बता ही दिया है आपको, या तो नेट के माध्यम से होगा या फिर कोई एंट्रेंस टेस्ट कराया करके उसके माध्यम से भी आपका एग्जाम जो है वो हो सकता है। जो हर विश्वविद्यालय का अपना अपना है, अलग अलग होता है। 2 स्टेज होंगी, 2 स्टेज होंगी आप लोगों की। पहले आप एंट्रेंस टेस्ट देंगे या नेट देंगे और फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के आधार पर आप लोगों का फिर एक फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा ये। और इसमें यह भी कहा गया है कि 60% सीट जो भरी जाएंगी वो नेट जेआरएफ से भरी जाएंगी, और 40% जो भरी जाएंगी, अगर कोई विश्वविद्यालय जो है अपने यहाँ एंट्रेंस टेस्ट ले रहा है या तो वो 60% सीट उसको नेट जेआरएफ से भरनी होंगी, 40% सीट जो है वो भरनी होंगी इसको एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से। हालांकि विश्वविद्यालय अपनी मर्जी कर रहे हैं, जैसे कि कर सकते हैं, क्योंकि वो राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं वो राज्यपाल से अनुमति लेकर के, बिहार में ये किया गया है कि हम 50-50 करेंगे। 50% सीट्स जो हैं वो राजा उससे भरेंगे, नेट से भरेंगे, 50% सीट हम एंट्रेंस से भरेंगे। पर यहाँ 60 और 40 का रेशो जो है वो रखा गया था, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को कह रहे हैं कि एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसमें न्यूनतम 50% अंक लाने ही होंगे। पता चला आप लोगों के अंक कम आए हैं तो लेकिन, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी वाले उनको 45% न्यूनतम आ जाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों के 45% रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट दिया आपने और 50% मार्क्स आ गए तो आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरिट से एडमिशन होता है, लेकिन आप लोगों को न्यूनतम 50% मार्क्स लाने जरूरी है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के बारे में था। इंटरव्यू में आप लोगों को बताना होगा कि आपको क्या रिसर्च आपका रखना चाहते हो, किस फील्ड में रिसर्च करना है। वो विश्वविद्यालय या वो कॉलेज वो रिसर्च करा भी सकता है या नहीं करा सकता है, आपको एक पीपीटी के दिखा करके बनाना पड़ेगा डीआरसी के सामने, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी के। जब आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा मतलब एडमिशन नहीं, जब आप लोगों का रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में नाम आ जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जाकर के आप लोगों को अपना रिसर्च का एरिया बताना पड़ेगा और उसमें डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी के सामने सारा का सारा प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। फिर आप लोगों को इंटरव्यू में इंटरव्यू की जो डीआरसी है, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी जो है, उसमें जो आप अपना वाइवा रखोगे, वाइवा में आपको अपने रिसर्च का टॉपिक बता सकते हो आप, और वो इंस्टीट्यूट ये करा सकता है या नहीं करा सकता है, आपका टॉपिक रिलीवेंट है या नहीं है वर्तमान में, ये सब चीजें चेक करना डीआरसी का काम होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखते हुए अपना रिसर्च टॉपिक चुनना चाहिए। फिर इसमें आगे आप लोगों को बता रहे हैं कि जो रिसर्च आपका गाइड होगा,
किसके अंडर में पीएचडी करोगे आप लोग? तो भाई पहले असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, फिर 8 वर्षों के बाद प्रमोशन होकर के एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं, जिन्हें पहले रीडर कहा जाता था। और अगर कोई व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 वर्ष पूरे कर चुका है तो वो सीधा प्रोफेसर भी बन सकता है। तो जो व्यक्ति प्रोफेसर जिसके पास पद है ना, प्राचार्य जिसके पास पद है, वो अपने अंडर में 8 स्टूडेंट्स को पीएचडी करा सकते हैं। जो एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं वो अपने अंडर में 6 स्टूडेंट्स को पीएचडी करा सकते हैं, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो 4 स्टूडेंट्स को पीएचडी करा सकते हैं। तो ये सामान्य जानकारी, हालांकि आप लोगों को इसकी आवश्यकता मतलब होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग जो है, आपको किसी कारण से रीलोकेशन करना पड़ा, अपना रीलोकेट होना पड़ा, आप लोग किसी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं पर बीच में आपको कहीं दूर राज्य में जाना पड़ गया, आप वहीं और जाकर के बसने लगे, तो आप एक एप्लीकेशन दे करके अपना पूरा पीएचडी एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप लोगों को दूसरे विश्वविद्यालय में जाके बात करनी होगी, वहां के अपने गाइड को ढूंढना पड़ेगा, गाइड को ढूंढ करके एप्लीकेशन दे करके उस विश्वविद्यालय से अनुमति लेकर के ये विश्वविद्यालय आपको सारा रिसर्च वर्क जो है उस विश्वविद्यालय को सौंप देगा। तो आप लोग किसी मैरिज के कारण से या किसी और विशेष कारण से अगर आपको ट्रांसफर होना पड़ता है तो आपका पूरा पीएचडी आप अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में भी ट्रांसफर पीएचडी का करा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी का गाइड जो है एक्सपायर हो जाते हैं अगर, तो वो अपने गाइड को दूसरे गाइड के अंडर में चले जाते हैं उसी विश्वविद्यालय में, या कई बार दूसरे विश्वविद्यालय में चले जाते हैं, तो उनके पास अधिकार होता है अपना। और जो आप लोगों को ये बताया गया है कि जो कोर्स वर्क आप लोगों का होगा, तो पीएचडी में आप लोगों को न्यूनतम कोर्स वर्क में 12 क्रेडिट जो है वो होने चाहिए। विश्वविद्यालय डिसाइड करता है, या तो 12 क्रेडिट रखेंगे या 16 क्रेडिट रखेंगे, और उनमें से आप लोगों को न्यूनतम 4 क्रेडिट लाना जरूरी है। कोर्स वर्क अगर आप लोगों का कंप्लीट नहीं होता है, कोर्स वर्क अगर आप लोग क्वालिफाई नहीं करते हो, न्यूनतम 40%, 12 में से 4 का मतलब ये है कि न्यूनतम 40% आप लोग अगर मार्क्स नहीं लेकर के आते हो या ग्रेड नहीं लेकर के आते हो, फिर आपका कोर्स वर्क डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आपको एक अवसर और दिया जाता है, आपको जो है उसी सेमेस्टर में एक अवसर और दिया जाएगा, तो आप लोग उसमें से दूसरे अवसर में आपको वो कोर्स वर्क पूरा करना होगा। नहीं किया फिर आपकी पीएचडी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, पीएचडी आप नहीं कर पाएंगे पूरी। ठीक है विद्यार्थियों, और ये कह रहे हैं कि और जो उनके लिए ज्यादा है, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स करके आए हैं, 4 वर्षों का अंडर ग्रेजुएट कोर्स करके जो व्यक्ति आया है, उसको यहाँ 6 क्रेडिट लाना जरूरी है कोर्स वर्क में, क्योंकि इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो 1 वर्ष कम है, तो इनके लिए पैरामीटर थोड़ा ज्यादा रखे गए हैं। इनको 75% ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तब पीएचडी कर पाएंगे। कोर्स वर्क में भी 6 से 8 क्रेडिट होने चाहिए, तब जाकर के जो है ये अपना पीएचडी कर पाएंगे। तो ये पैरामीटर ज्यादा इसलिए रखे गए हैं क्योंकि इनका अनुभव कम है, इसलिए। ये सामान्य बात हो गई विद्यार्थी, कोर्स वर्क की बात हो गई है यहाँ से। और अगली बात ये है कि 2 सेमेस्टर में आप लोगों को कंप्लीट करना ही करना होगा। एक में फेल हो गए आप कोर्स वर्क में, दोबारा अनुमति दी जाएगी, नहीं हुआ तो फिर आप लोग उसके बाद बाहर हो जाएंगे। जिन्होंने एमफिल कर लिया है उन्हें कोर्स वर्क करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति एमफिल कर चुका है या एमफिल किसी का बीच में है, उसने पीएचडी के लिए अप्लाई कर दिया, तो एमफिल का कोर्स वर्क जो है वो पीएचडी के कोर्स वर्क में मान्य होगा, दोबारा कोर्स वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोगों को महत्वपूर्ण बात हुई है यहाँ से। और ये भी बात हुई कि आप लोगों को मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन यूजीसी 10 पॉइंट स्केल। कोर्स वर्क में आप लोगों को न्यूनतम 55% अंक जो है वो होने चाहिए, ये हो गया है। और फिर आप लोगों को जो है अपना सारा काम, एक आपकी ना, जब आपका पीएचडी में प्रवेश हो जाएगा कोर्स वर्क के बाद, तो आपके लिए फिर एक RAC रिसर्च एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें कि आप होंगे, आपको अपना पूरा का पूरा रिसर्च वर्क उस कमेटी के सामने टाइम पर रखना पड़ेगा। रिसर्च एडवाइजरी कमेटी में आपके गाइड होंगे और एक्सपर्ट भी होंगे 2, तो उन एक्सपर्ट के साथ आपको अपना काम दिखाना होगा, और 6 महीने में एक बार उनके सामने जो है रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के सामने पीपीटी प्रेजेंटेशन करके अपना पूरा रिसर्च वर्क दिखाना होगा। फिर वो उस पर एक रिपोर्ट बनाएंगे, और वो रिपोर्ट आपके फाइल में लगेगी विश्वविद्यालय में जाकर के। अगर ये नहीं होता है तो आपका पीएचडी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये विश्वविद्यालय में जाकर के होता ही है, पर आपको पहले से पता होगा तो अच्छी से आप लोग अपनी पीएचडी का काम कर पाओगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपको टाइम पर डिपार्टमेंट में करनी पड़ेंगी अपने रिसर्च वर्क की। और आप लोग जब पीएचडी कर रहे होंगे विद्यार्थी, ये नियम पता नहीं होता बहुत सारे विद्यार्थियों को, और जब बाद में पता चलता है तो वो अपना सबमिट नहीं कर पाते हैं।
ये नियम ना पता होने के कारण से। क्या है ये कि रिसर्च वर्क जब आप लोग जो भी पीएचडी का आपका टॉपिक है उस टॉपिक से आपने कम से कम एक रिसर्च पेपर पब्लिश कराया हुआ हो किसी जर्नल में, या तो पीयर रिव्यूड जर्नल हो या फिर आप लोगों का जो है रेफरीड जर्नल हो। रेफरीड जर्नल, पीयर रिव्यूड जर्नल क्या होता है, कुछ प्रोफेसर्स की कमेटी होती है, उनके द्वारा एक एक पेपर को चेक किया जाता है, देखा जाता है, तो वो पीयर रिव्यूड कमेटी होती है, मूल्यांकित जो है शोध पत्रिका होती है वो। ठीक है, तो और दूसरी बात, जो अलग अलग सेमिनार्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनमें आप लोगों ने पेपर प्रेजेंट किए हो तो आप लोग अपने पीएचडी के दौरान अपने टॉपिक से रिलेटेड 2-3 रिसर्च पेपर, वैसे 5 पेपर कम से कम छपवा लेने चाहिए रिसर्च पेपर, ताकि आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काम आए वो। और जितनी ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में जाएंगे आप लोग, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका जो है बायोडेटा भी मजबूत होगा, तो ये काम आते हैं विद्यार्थियों आप लोगों को। और फिर ये भी कह रहे हैं कि जब आप लोग अपना थीसिस पूरा कर लोगे, थीसिस पूरा करके सबमिट कर लोगे अपने विश्वविद्यालय को, कम से कम 2 वर्षों में, अधिक से अधिक 6 वर्षों में जब आप पूरा कर लोगे रिसर्च वर्क अपना, फिर सबमिट कर दोगे, तो वो फिर आप लोगों को रिसर्च 2 अलग अलग एक्सपर्ट्स के पास जाएगा। और उससे पहले भी आप लोगों को अपने विश्वविद्यालय से प्लेजरिज्म सर्टिफिकेट लेना होगा, मतलब आपका रिसर्च वर्क ओरिजिनल है, आपने कहीं से चोरी नहीं किया है। ये शोध गंगा के द्वारा बनाया गया एक प्रोग्राम है जिसमें आपको अपना प्लेजरिज्म चेक करना होता है, विश्वविद्यालय चेक करके देता है, आपको अपना पूरा अपलोड करना पड़ता है। अगर प्लेजरिज्म ठीक नहीं आता है, 10% से ज्यादा होता है, तो फिर आप लोगों को ठीक करना होता है, दोबारा अवसर दिया जाता है ये। तो प्लेजरिज्म जब आप लोगों का 10 से कम होता है, तब जाकर के आप लोग इसमें अपना रिसर्च वर्क को अपलोड कर पाते हो, सबमिट कर पाते हो। उनमें से वो रिसर्च जब आप लोग कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको 3 लोग चेक करते हैं, एक आपके सुपरवाइजर, गाइड, दो जो हैं वो आउटर एक्सपर्ट होते हैं, एक्सटर्नल एक्सपर्ट होते हैं, जिनके पास आपका एग्जामिनर होते हैं, उनके पास आपकी थीसिस जाती है। वो दोनों लोग अपनी रिपोर्ट बना करके भेजते हैं, आपकी थीसिस में क्या अच्छा है क्या खराब है। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट नहीं भेजते हैं, दोनों ही सेटिस्फैक्ट्री नहीं भेजते हैं, या दोनों में से एक सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट नहीं भेजता है, कहता है कि नहीं मुझे तो ठीक नहीं लगता है, फिर आपकी रिपोर्ट दोबारा फिर किसी और पैनल वाले व्यक्ति को भेजी जाएगी। एक पैनल बनाया जाता है 5, 7, 10 लोगों का, उनमें से किसी 2 को भेजी जाती है, 2 रिजेक्ट कर देते हैं, फिर और 2 को चली जाती है। अगर वो भी रिजेक्ट कर देते हैं, फिर आपकी पीएचडी रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप लोगों को अपनी पीएचडी में बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी होती है ये वाली। और एक्सपर्ट जो है वो आप लोगों के बाहर के होने चाहिए, और एक तो दूसरे स्टेट का होना चाहिए, ये भी मेंशन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर किसी का रिजेक्शन होता है तो उसे दोबारा दूसरे लोगों को भेजा जाता है, तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। तो ये कुल मिलाकर के विद्यार्थी पीएचडी के बारे में नियम है, शुरू से लेकर के आखिर तक आप लोगों को मैंने बताया है। अच्छा, एक चीज और है, पीएचडी जो है वो डिस्टेंस मोड से नहीं की जा सकती है। इन्होंने कहा कि कोई विश्वविद्यालय या कोई कॉलेज जो है पीएचडी प्रोग्राम को ऑनलाइन माध्यम से नहीं कराएगा और डिस्टेंस मोड से नहीं कराएगा। डिस्टेंस का मतलब जैसे आप लोग पीएचडी कर लेते हैं डिस्टेंस से, बाहर से रह करके। 2 पीएचडी होती है विद्यार्थी, एक फुल टाइम पीएचडी होती है, एक पार्ट टाइम पीएचडी होती है, दोनों रेगुलर पीएचडी होती है। पार्ट टाइम पीएचडी में बस ये होता है कि आपको कम टाइम देना होता है वहां। जो लोग सर्विस में, दिया हुआ है, नियम बनाया हुआ है, जो कैंडिडेट्स इन सर्विस शैल बी अलाउड टू पीएचडी। जो लोग सर्विस में हैं उन्हें पार्ट टाइम पीएचडी करने के लिए विश्वविद्यालय जो है वो अनुमति देता है। और ये सब जगह या कई विश्वविद्यालय जो है आप लोगों को अनुमति देते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय देता है, भागलपुर विश्वविद्यालय है अभी जो वहां फॉर्म निकले हुए हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में फॉर्म निकले हुए हैं, अभी डेट बढ़ गई है, अभी वो पार्ट टाइम पीएचडी कराते हैं। तो पार्ट टाइम पीएचडी जो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, मैंने आप लोगों को बताया था, पार्ट टाइम पीएचडी वहां भी कराई जाती है। तो अलग अलग विश्वविद्यालय में पार्ट टाइम पीएचडी की सुविधा है, लेकिन ऑनलाइन कोई आप लोगों को बता रहा है कि जी हम पीएचडी करा देंगे, आपको गलत बता रहा है, कोई नियम नहीं है विद्यार्थियों। तो ये पीएचडी के कुल मिलाकर के मैंने जो मुख्य क्या सारे ही नियम बता दिए हैं, पूरा का पूरा आप लोगों को 18 पेज की जो पुराण है, इस पुराण की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां मैंने आप लोगों को बताई। तो पीएचडी करने के लिए विद्यार्थियों एलिजिबिलिटी से लेकर के, छुट्टियों को लेकर के, और फेलोशिप एक अलग विषय है, फेलोशिप पर आप लोगों को अलग से फिर बता देंगे। मैंने बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है, एंट्रेंस से लेकर के सबमिशन तक की सारी जानकारी रेगुलेशन के आधार पर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। कोई भी प्रश्न होता है तो आप लोग जरूर छोड़ दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास था। ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कुछ भी पूछना होगा तो जरूर पूछिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो विद्यार्थियों आप लोगों का ये लाभ होगा कि इस तरह के वीडियोस आसान भाषा में और ऑथेंटिक वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। इसके अतिरिक्त कोई उल्टा सीधा नियम आप लोगों को बताता है तो वो ऑथेंटिक नहीं है। नमस्ते।